आज इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार का अध्ययन करेंगे। आज हम बात करते हैं वैभवशाली भारत की उपलब्धियों की। वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हम बात करें कि भारतीय सभ्यता है, संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान, ये सभी प्राचीन समय से ही ये सभी उत्कृष्ट रहे हैं। और इस कारण भारत को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। भारत को विश्व गुरु का दर्जा इनके कारण दिया गया था। और अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। और नैतिक, अगर हम बात करें नैतिक और मानवीय आचरण की, तो इन के अंदर भी भारत अग्रणी था। और जो अथर्ववेद, जो वेद हैं, उसके अंदर जो चौथा वेद है, सबसे बाद में जिसकी रचना की गई थी अथर्ववेद, उसका जो पृथ्वी सूक्त है, उसके पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को क्या कहा गया है? माता कहा गया है। भारत भूमि को माता कहा गया है। और भारत की जिस संस्कृति का प्राचीन काल में संचार व सैनिक आक्रमण नहीं, यानी भारत ने जो ये संस्कृति है, अपने संस्कृति का प्रसार सैनिक आक्रमण से नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक विनिमय से दूसरे देशों में भी इसका प्रसार हुआ, सांस्कृतिक विनिमय के कारण। जैसे अगर हम बात करें, चीन की दीवार है, चीन की दीवार का जो उत्तरी दरवाजा है, उस उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। और एक पश्चिमी इतिहासकार है म्यूर, पश्चिम का है, वो क्या कहता है कि भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य की, यहाँ की जो विविधता है प्राकृतिक सौंदर्य की, और विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य की विविधता और भव्यता, और वनस्पतियों का उत्पादन, जो यहाँ वनस्पतियों का उत्पादन होता है भारत के अंदर, उसका समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, उसकी विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया के अंदर कोई बराबरी नहीं है, ऐसा म्यूर ने कहा है। और इसी कड़ी के अंदर एक हैं सर वाटर रेले, वो कहते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण कहाँ हुआ? प्रथम मानव प्राणी का निर्माण कहाँ हुआ जी? भारत में। और ऐसे ही हैं कर्नल अल्काट। कर्नल अल्काट क्या कहते हैं कि मानव संस्कृति का उद्गम स्थल किसे बताया उन्होंने? मानव संस्कृति का जो उद्गम स्थल है, अल्काट ने किसे बताया है? भारत को बताया है। फ्रांसीसी जो दार्शनिक हैं वाल्तेर, फ्रांसीसी जो वाल्तेर हैं, वो कहते हैं जब उन्हें एक ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई, ऋग्वेद की प्रति जब उन्हें भेंट की गई, तो उन्होंने कहा कि ये देन इतनी अमूल्य है, ये कौन? ऋग्वेद की प्रति, कि पाश्चात्य जो देश हैं वो सदैव पूर्व के क्या रहेंगे? ऋणी रहेंगे। इतनी महत्वपूर्ण उन्होंने समझा ऋग्वेद की प्रति को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैक्स मुलर ने क्या कहा, मैक्स मुलर, उनसे कहा कि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण और बुद्धि की परिपूर्णता,
वह शक्ति किस देश में चरम सीमा तक पहुंची? चरम सीमा तक यानी मानवीय अंतःकरण और बुद्धि की परिपक्वता व शक्ति किस देश में चरम सीमा पर पहुंची? एक क्वेश्चन इन्होंने ये किया। दूसरा कहा कि संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ, ये पूछे कोई। तीसरा कोई पूछे कि प्लेटो, केंट के दर्शन के अध्ययन के बाद भी, अगर इनके दर्शनों का हम अध्ययन कर लें तो उसके बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं। या फिर हम और प्रश्न करें कि जो पेरू देश है, पेरू देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं पेरू देश वाले? सूर्यवंशी। और विजयदशमी पर, यहाँ पर जो विजयदशमी अपने भारत में भी मनाई जाती है, विजयदशमी पर यहाँ राम शीतोत्सव व बाद में राम जन्मोत्सव भी ये मनाते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई मुझसे ये अगर क्वेश्चन करे तो मैं उसका त्रिवार उत्तर क्या दूंगा जी? 3 बार मतलब त्रिवार का मतलब 3 बार उत्तर का उसका क्या दूंगा? हिंदुस्तान। कौन कहता है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या कहता है कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में चरम सीमा तक पहुंची? मतलब भारत, हिंदुस्तान। संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में? हिंदुस्तान। प्लेटो केंट के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए? तो वो भी कौन सा होगा? भारत होगा। और अगर हम बात करें अग्नि पुराण की, तो अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। और समुद्री के पार के, यानी समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश हैं, जैसे द्वीपांतर, यानी इसमें 9 द्वीप शामिल हैं, और नवद्वीप, जिसमें 9 द्वीप शामिल हैं, उसमें देखो क्या है? जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका। इनके अंदर भारत का सांस्कृतिक विनिमय देखने को मिलता है। यूरोपीय एक विद्वान है सिल्वेन लेवी, ये क्या कहते हैं? भारतीय द्वीप समूह का शब्द का इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था। भारतीय द्वीप समूह, यानी जो 9 द्वीप हैं उसके लिए भारतीय द्वीप समूह का उन्होंने उपयोग किया था। अगर हम बात करें मसूदी की, जो अल मसूदी हैं, उसने क्या कहा कि भारत है वो भूमि पर भी है और समुद्र पर भी फैला हुआ है, और उसकी सीमा कहाँ तक फैली है? जाबाग तक। भारत की सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की सीमा फैली है कहाँ तक? जाबाग तक। और जाबाग क्या था? सुमात्रा और जावा। और ये जो देश थे इनके बारे हम इनकी चर्चा करें, जैसे ब्रह्म देश है, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान, कोरिया। ये यहाँ लोग हैं वो शक्तिशाली जलियानों में बैठकर राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य भारतीयों ने
स्थापित किए थे। यानी यहाँ इन सभी देशों में भारतीयों ने क्या स्थापित किए, राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य यहाँ पर इन देशों के अंदर भारतीयों ने स्थापित किया। अभी देखेंगे इसके बारे में किस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किए थे। इसके अलावा उन्होंने देखो अपना निवास कहाँ बनाया, जहाँ इन्होंने भारतीयों ने जो निवास बनाया, जैसे मेक्सिको में होंडुरास, दक्षिणी अमेरिका के पेरू में, बोलिविया में और चिली में, यहाँ उन्होंने अपना निवास बढ़ाया। अगर हम बात करें यहाँ के बंदरगाहों की, तो जो पश्चिमी भारत है, पश्चिम भारत के जो बंदरगाह हैं वो कहाँ से कहाँ तक थे, सोमाली लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक थे। पश्चिमी भारत के बंदरगाह कहाँ से कहाँ तक थे, सोमाली लैंड से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक, और समस्त जो पूर्वी है उस पर क्या था, उनका वास स्थान था। जो पूर्वी स्थल है, इससे पूर्वी समुद्र तट पर इनका वास स्थल था। अब देखो भारतीयों की शाखाएं देखो कहाँ कहाँ गई। भारतीयों की देखो एक शाखा चली गई हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, और पूर्व की ओर कहाँ, दक्षिणी जो रूस है के राज्य हैं, जैसे दक्षिण रूस के राज्यों में हम बात करें तिब्बत, मंगोलिया, सिंकियान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया। और अगर हम दूसरी यानी पश्चिमी द्वार से अगर हम प्रवेश की बात करें, दूसरी शाखा की पश्चिमी द्वार से जहाँ प्रवेश किया उसके अंदर गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, अरब, तुर्किस्तान, टर्की, दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्य, और इसी के साथ है फिलिस्तीन। यहाँ पर भारतीयों की शाखा ने यानी भारतीय संस्कृति से लोगों को परिचय करवाया इनको, और सभी को क्या करा, सभी को आर्य बनाया, यानी सभी को श्रेष्ठ जन बनाया उन्होंने। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति जो कौंडिन्य है, कौंडिन्य ने कौन सी संस्कृति का निर्माण किया, फुनान संस्कृति का निर्माण किया। और जो कंबू है वो इस समय कहाँ पहुंचा, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। और चंपा और अन्नाम की हम बात करें, उस समय वहाँ पर हिंदू राज्य उदित हुए उस समय। और श्री सुमात्रा के अंदर कौन सा साम्राज्य उदय हुआ, श्री विजय साम्राज्य। और अश्ववर्मन भारत से उस समय कहाँ पहुँचे, बोर्नियो पहुँचे, भारत से बोर्नियो गए। और जावा में हम देखते हैं कि आज भी वहाँ पर किसका प्रचलन है, शक संवत का प्रचलन है। और यहाँ पर जो जावा है वहाँ पर शिव है। इन सभी के अंदर अगर हम बात करें बौद्ध, विष्णु, ये जो मंदिर हैं वो भारतीय संस्कृति के ही प्रतीक हैं। और यहाँ से संस्कृत भाषा में सैकड़ों लेख मिले हैं, सैकड़ों लेख मिले हैं संस्कृत भाषा में। और कहाँ से, जैसे इंडोनेशिया से मिले हैं, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्नियो, यहाँ से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले हैं। इसके अलावा जो बोरोबुदुर है और अंगोरवाट के जो भव्य मंदिर हैं, ये हमें किसकी समानता दिखाते हैं, अजंता और एलोरा की समानता हमें बताते हैं। और चंपा, अनाम, पांडुरंग, है, इंद्रपुर, बाली, कलिंग, और ये तो जगहों के नाम। इसके अलावा राम है, वर्मा है, ये व्यक्तियों के नाम। इससे मतलब क्या सिद्ध होता है कि इस प्रकार के नाम भारत में थे, वहाँ भी थे, मतलब भारतीय संस्कृति का विस्तार इन देशों के अंदर हुआ था।
सांस्कृतिक उपनिवेशों में हम बात करते हैं सबसे पहले बर्मा की। और सबसे पहले यहाँ पर शाक्य वंश के अधिराज ने बर्मा के ऊपरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। और बर्मी राजाओं की जो रानियां हैं बर्मी राजाओं की, उनके नाम के आगे आज भी क्या लगता है, महादेवी कहा जाता है उनको। और अशोक के समय सोन और उत्तरा को यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। और कालांतर में अगर हम आगे की बात करें तो एक शासक हैं जयचंद्र वर्मन ने यहाँ पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। और इस वंश ने तीसरी से लेकर 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। जयचंद्र वर्मन के वंश ने यहाँ पर तीसरी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। और यहाँ पर पैगान में जो पैगान है वहाँ पर आनंद मंदिर भारतीय सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाते हैं। हम बात करते हैं इसके बाद में बर्मा के बाद में अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो जो पार्थियन लोग हैं, पार्थियन हैं, वो अफगानिस्तान को किस नाम से पुकारते हैं, वो श्वेत भारत कहते हैं इसे, श्वेत भारत के नाम से इसे पुकारते हैं। और यहाँ पर बेग्राग और बामियान, इन दोनों के अंदर क्या मिले हैं, बुद्ध के अवशेषों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये जगह है। और जो बामियान जो जगह है वहाँ पर एक बुद्ध की विशिष्ट बुद्ध मूर्ति मिली है। यहाँ से विशिष्ट बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है, बामियान से मिली है। और ये पत्थर से काट कर बनाई गई है और इस प्रकार की ये सबसे लंबी पत्थर की मूर्ति है। सबसे लंबी पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है बुद्ध की, बामियान से। और अगली हम बात करते हैं चीन की, अगले देश की। अफगानिस्तान के बाद में चीन की बात करें तो यहाँ का एक हान वंश का एक शासक था मिंगती। मिंगती भारत से ले गया किनको, धर्मरतन और काश्यप मातंग को। काश्यप मातंग को चीन ले गया और चीन में ले जाकर उनसे बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध जो ग्रंथ जिन भाषाओं में लिखे गए थे उनका कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया, चीनी भाषा में। और उनके लिए वहाँ पर उन्होंने एक विहार भी बनाया था उनके रहने के लिए, और उस विहार का क्या नाम था, श्वेताश्व विहार। श्वेताश्व विहार धर्मरतन और काश्यप मातंग के लिए। और यहाँ जो तांग काल था, चीन में जो तांग वंश था, उस काल को क्या कहा जाता है, चीन के बौद्ध काल की संज्ञा दी जाती है। चीन का बौद्ध काल कौन सा काल था, तांग वंश। और यहाँ जो चीन है, खोतान और कुची से भी, यानी भारतीय खोतान और कुची पहुँचे और कुची से कहाँ पहुँचे, चीन आए। और इसमें जो मुख्य नाम है वो है कुमारजीव। कुमारजीव हैं, वो कुची से चीन के अंदर आए थे, यानी कुची से कहाँ गए थे, चीन गए थे। और चीनी भाषा में जो महायान जो दर्शन है उसका चीनी भाषा में अनुवाद उन्होंने किया था चीन में जाकर। अब हम बात करते हैं तिब्बत की। चीन के बाद में तिब्बत में अतिसा या श्री ज्ञान दीपकर भारतीय बौद्ध विद्वानों में ये तिब्बत जाने वाले मुख्य व्यक्ति थे। तिब्बत जाने वाले अतिसाया श्री ज्ञान दीपंकर। और वहाँ जो थे उसमें है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, तंग्यूर कंग्यूर की हम रचनाएं हैं उनकी पहले चर्चा कर चुके हैं। और ये संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों का इन्होंने जो संस्कृत हैं उनका किस में अनुवाद किया, इन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। किसने, लामा तारानाथ ने। और वहाँ पर उन्होंने एक जोग्या मठ की भी स्थापना की थी, जोग्या मठ की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक थी एक भारत में बौद्ध धर्म का विकास। किनकी, लामा तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। और इसका आगे चलकर अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था। अन्य इसकी अगर पुस्तकों की हम बात करें, जैसे द गोल्डन रोजरी है, इसके अलावा
ओरिजिन ऑफ तंत्र ऑफ बोधिसत्व, ये इस प्रकार की पुस्तकें हैं। आगे अगले हम देश की बात करें वो है जापान। जापान की हम बात करें तो 733 ईस्वी में यहाँ भारत के एक भिक्षु थे बोधिसेन, वो जापान पहुँचे और वहाँ पर उन्हें जो बौद्ध विहार थे उन बौद्ध विहारों का उसे क्या बना दिया गया, वहाँ पर कुलपति, यानी बहुत मान सम्मान उनका वहाँ पर किया गया। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। जो पूर्वी देश हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में उस समय देखो सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, ये उस समय सभी किस में आते थे, आज के इंडोनेशिया में आते थे। और यहाँ हिंदुओं ने बड़े बड़े साम्राज्य कायम किए थे, बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ हिंदुओं ने कायम किए थे। कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। इसमें अगर हम सुमात्रा की बात करें, सुमात्रा के अंदर कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था? श्रीविजय। श्रीविजय हिंदू साम्राज्य कहाँ था? सुमात्रा के अंदर। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के अंदर शैलेंद्र शासकों ने किसका निर्माण किया था? शैलेंद्र शासकों ने बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप का निर्माण शैलेंद्र वंशीय शासकों ने कहाँ किया था? जावा के अंदर किया था। अगर हम बोर्नियो की बात करें तो यहाँ 400 ईस्वी के 4 संस्कृत के शिलालेख यहाँ से मिले हैं। संस्कृत शिलालेख कहाँ से मिले हैं? बोर्नियो से मिले हैं। और अगर हम बाली की बात करें तो बाली के अंदर कौंडिन्य ने राजवंश की स्थापना की गई। कौंडिन्य ने राजवंश स्थापित किया गया और आज भी हिंदू धर्म यहाँ पर विद्यमान है। यानी केवल बाली में ही आज हिंदू धर्म विद्यमान है। अगर इन देशों की हम बात करें, कई बच्चों यहाँ पे हैं। मलेशिया जो है, वहाँ पर जो मलय प्रायद्वीप है उसके अगर हम हिंदू यहाँ के राज्यों की बात करें, जो हिंदू राज्य यहाँ पर स्थापित हुए थे उसके अंदर जैसे करमरंग है, करमरंग, कलशपुर, कटा है, पहग, ये हिंदू राज्य थे। और निर्बोन, श्री धम्राट, यानी ये जो उपनिवेश था निगोर दे धम्राट का, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध उपनिवेश था, ये सबसे प्रसिद्ध था ये। बात करते हैं हम फुनान की। फुनान यानी जो चीनी लोग हैं, यानी जो कंबोज और कंबोडिया, कंबोज या कंबोडिया को चीनी लोग क्या कहते हैं? फुनान कहते हैं। और कौंडिन्य ने यहाँ पर फुनान संस्कृति स्थापित की थी। अन्नाम, अन्नाम किसका नाम है? प्राचीन जो चंपा था, चंपा और अंगदीप, जो चंपा और अंगदीप है उसका आधुनिक नाम क्या है? अन्नाम है। अन्नाम आधुनिक है और चंपा और अंगदीप है इसके प्राचीन नाम थे। यहाँ 2री शताब्दी में अगर हम बात करें यहाँ की, तो 2री शताब्दी में यहाँ पर श्रीमार ने हिंदू वंश की स्थापना की थी। श्रीमार ने यहाँ पर हिंदू वंश की स्थापना की थी। और यहाँ माइसेन या मेसन और पोनगर, इन 2 जगहों पर किसके मंदिर हैं? शिव को समर्पित मंदिर हैं। किसके अंदर है? अन्नाम या चंपा में। अब हम बात करते हैं कंबोज की। कंबोज में देखो जो प्रसिद्ध हैं वो क्या है? अंगोर वाट के विष्णु मंदिर, अंगोर वाट के विष्णु मंदिर। अंगोर वाट के जो विष्णु मंदिर हैं ये संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर कौन सा है? अंगोर वाट का विष्णु मंदिर। और ये किसने बनाया था? सूर्यवर्मन
द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कब बनाया? 12वीं शताब्दी में। और यहाँ का जो साहित्य है उस साहित्य को क्या नाम दिया गया? इंडो जावाती। यहाँ के साहित्य को इंडो जावाती साहित्य कहा गया। इंडो जावाती साहित्य कहा गया। आगे हम बात करते हैं हिंद चीन की। हिंद चीन के अंतर्गत क्या शामिल हैं? जैसे कंबोडिया, बर्मा, श्याम, मलाया। इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? हिंद चीन कहा जाता था सामूहिक रूप से। और प्राचीन जो भारतीय हैं, प्राचीन भारतीय इसे किस नाम से जानते थे? प्राचीन भारतीय वो इसे स्वर्ण भूमि के रूप में जानते थे। स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप, स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप के रूप में इसे जानते थे। और यहाँ कुछ समय पहले तक कंबोडिया, और बात करते हैं हम थाईलैंड की। कंबोडिया और थाईलैंड में कुछ समय पहले तक यहाँ के निवासी शिखा और यज्ञोपवीत धारण करने का प्रचलन था इनके अंदर, शिखा भी और यज्ञोपवीत की। बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका का देखो सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वाल्मीकि कृत रामायण में, कि भगवान ने राम किस प्रकार से श्रीलंका में गए थे। उसके बाद में उल्लेख मिलता है हमें 500 जो ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व में बड़होंच के एक राजकुमार थे। बड़होंच के राजकुमार कौन थे? विजय। इन्होंने यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया था। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने अपने पुत्र किसको? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और 2000 वर्ष बाद अगर हम आज की बात करें तो आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म है। और जनता की, वहाँ की जनता का जो मुख्य धर्म है वो क्या है? अब भी बौद्ध धर्म है। इसके बाद में और आगे हम चर्चा करें तो जो चोल शासक हैं, एक तो राजराज प्रथम और दूसरे राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था और राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को विजित कर लिया और महेंद्र पंचम को गिरफ्तार करके अपने चोल साम्राज्य में लिया। और यहाँ आने के बाद में 12 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। विदेशों से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।